तो क्या सच में बैन होने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और क्या इम्पैक्ट रहेगा नए आईटी रूल्स का हम सोशल मीडिया यूज़र्स पे? तो इन्हीं सारी बातों को लेके आज डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त आशीष चौहान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स इन इंडिया। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर इन नए रूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक बहुत बड़ा डाटा बेसिस है यूज़र्स का, यानी कि अगर आप व्हाट्सअप की बात करेंगे तो कुछ 51 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स आज व्हाट्सअप के हो चुके हैं। फेसबुक के भी कुछ 41 करोड़, यूट्यूब के 44 करोड़। तो इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे यूज़र्स आज इंडिया में अवेलेबल हैं। और इतने ज़्यादा यूज़र्स और इतने हाईली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होने के बाद भी हमारे पास अभी तक कोई ढंग का कंप्लेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी कि यूज़र्स को अगर किसी कंटेंट से कोई इशू है तो उसे हटाने के लिए या उस पर कंप्लेंट या एक्शन लेने के लिए कोई ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे यूज़र जाके अपनी शिकायत कर सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, चाहे वो किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, कोई गलत न्यूज़ हो, किसी भी वे में जो हार्मफुल है या फेक है उसे इस प्लेटफॉर्म से हटना चाहिए। क्योंकि एक फेसबुक है, आज उसके 41-44 करोड़ यूज़र्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाती है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इन्फॉर्मेशन इन पे सर्व हो रही है वो करेक्ट हो, वो किसी के सेंटिमेंट को, चाहे वो रिलीजियस हो या पर्सनल हो, किसी को हर्ट करने वाले ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाते हैं कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे एथिक्स कोड जो हमारी सोसाइटी को एक सेफ प्लेस दे। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि कौन गवर्नमेंट को या आईटी मिनिस्ट्रीज को ये पावर देता है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जहाँ पे लोग अपनी थॉट्स को या किसी क्रिटिसिज्म को या क्वेश्चंस कर सकते हैं सरकार से, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं, ऐसी जगहों को कैसे सरकार कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ हमारा जो एक आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसकी धारा 86(2) में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, या कह सकते हैं कि ये क्लियरली गवर्न किया गया, ये पावर दी गई है मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को, कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रूल्स बना सके या कोई गाइडलाइन क्रिएट कर सके। तो वहीं से उसी पावर को यूज़ करते हुए अभी 2021 में आईटी मिनिस्ट्री ने इनके लिए रूल्स बनाए हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल नेटवर्क या डिजिटल न्यूज़ के लिए भी, जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए भी हैं। तो अब बात करते हैं जो इस आईटी रूल्स के मेन फीचर्स हैं उन पे। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा रूमर्स में रहा है या जिसकी वजह से ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होने वाले हैं। तो रूल क्या है असल में ये? तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ने एक ड्यू डिलीजेंस मैकेनिज़्म प्रिस्क्राइब किया है। ड्यू डिलीजेंस का मीनिंग है कि कोई एक जांच का पूरा सिस्टम, जो जिस तरह का सिस्टम मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब किया है उसी तरह का सिस्टम स्ट्रिक्टली इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना होगा। और अगर ये प्लेटफॉर्म्स उसे नहीं फॉलो करते हैं तो उनसे सेफ हार्बर का प्रोविज़न उन पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे सेफ़ हार्बर का मीनिंग ये है कि हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें सेक्शन 76 में ये कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म इन पे अवेलेबल किसी भी कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर कभी किसी दिन इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई हार्मफुल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए सिर्फ जो क्रिएटर या अपलोडर है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्लेटफॉर्म्स की उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लेटफॉर्म सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, वो सही है गलत है प्लेटफॉर्म ये चेक नहीं करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है। बट अब अगर ये ड्यू डिलीजेंस मैकेनिज़्म नहीं तैयार करते हैं तो आज के बाद यानी कि 26 मई के बाद ये प्लेटफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही जितना अपलोडर या क्रिएटर था। यानी कि अब यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई भी हार्मफुल कंटेंट प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि रूल नहीं मानने वालों को बैन कर दिया जाएगा या इस तरह की कोई बात हो। सिर्फ रूल में इतना सा कहा गया है कि अगर रूल नहीं मानते हैं तो आप पर सेफ हार्बर पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी और आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वो कंटेंट सर्व आपने ही किया है। तो बस ये बात थी जिस वजह से इतने रूमर्स बने। तो 25 फरवरी 2021 को आईटी मिनिस्ट्री ने ये रूल पब्लिक किए
यानी कि उसके बाद ये हमारे लिए रूल बनेंगे और गवर्नमेंट ने 90 डेज़ का एक टाइम पीरियड दिया सारे प्लेटफॉर्म्स को अपना मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए। तो वो पूरा होता है 25 मई 2021 को। और 26 मई से जिन्होंने भी नहीं इन रूल्स को अप्लाई किया है अभी तक या उस तरह का मैकेनिज़्म नहीं तैयार किया है, तो वो प्लेटफॉर्म्स अब इस सेफ़ हार्बर पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहेंगे। बैन करने वाली बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये है कि उन प्लेटफॉर्म्स के एडमिन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उस कंटेंट की। नेक्स्ट आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म, यानी कि यहाँ जो कंप्लेंट है, जो नॉर्मल यूज़र्स यानी हम लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए या फिर उस पर क्या एक्शन हो, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है या फिर प्लेटफॉर्म किस तरह का मैकेनिज़्म तैयार करेंगे, ये बताया गया है। तो यहाँ यूज़र्स को ज़्यादा पावर दी गई है और प्लेटफॉर्म को यूज़र या जो भी पीड़ित हैं, जिसके साथ भी कोई इंटेंशन हर्ट हुए हैं या जिससे रिलेटेड कोई फ़ोटो या टेक्स्ट अवेलेबल है प्लेटफॉर्म से मिली शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र यानी कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनाने को कहा गया है। और ये कंपलसरी है, यानी कि ये सबको बनाना ही है। इन प्लेटफॉर्म्स को एक कंप्लेंट ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और इसका कॉन्टेक्ट डिटेल भी अपनी वेबसाइट पे शेयर करना होगा और इसे 24 घंटे के अंदर कोई भी कंप्लेंट मिलने के 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करना होगा कि वो उस कंप्लेंट उसे मिल चुकी है और वो उस पर काम कर रहे हैं। और 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट का पूरा सॉल्यूशन करना होगा या फिर जो भी एक्शन लेना होगा 15 दिन के अंदर उसे पूरा कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे एक बात और है कि अगर किसी महिला से संबंधित कोई शिकायत है या फिर कोई ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जिसमें किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्रों को उजागर करता हो या फिर यौन क्रिया में दिखाया गया हो, तो इस पे अगर कंप्लेंट आती है तो उसे 24 घंटे के अंदर वो कंटेंट हटाना होगा। और ये कंप्लेंट उस फोटो या वीडियो में जो पर्सन है या वो खुद भी उस पर कंप्लेंट कर सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है। तो 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना होगा। यहाँ नेक्स्ट जो जितने भी सोशल मीडिया है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी का डिवाइडेशन हुआ है यूज़र नंबर ऑफ़ यूज़र्स के बेस पे, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं तो उनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहा गया और 50 लाख से अगर कम है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो अभी तक हमने जिन रूल्स की बात की, पहला तो सेफ हार्बर के बारे में, दूसरा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के बारे में, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इन दोनों ही कैटेगरी पे अप्लाई होती है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके लिए एक एडिशनल ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज़्म और तैयार किया है इन्होंने, यानी कि जिनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा है उनको एक एडिशनल जो ड्यू डिलिजेंस होगा वो और बनाना होगा। ये ज़रूरत 50 लाख से कम यूज़र वालों के लिए नहीं है, उनको सिर्फ जो फर्स्ट मैकेनिज़्म था वही तैयार करना है। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 3 ऑफिसर्स इनको अपॉइंट करने होंगे और वो कौन कौन से होंगे। पहला होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और इसका काम होगा कि जितनी भी सारी कंप्लेंट किसी प्लेटफॉर्म को मिलती हैं क्या वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन हुआ है, उन पर एक्शन लिया गया है, ये इंश्योर करेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि CCO। और ये इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिया में रहना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए उसका कोई। सेकंड है इनको अपॉइंट करना होगा एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, यानी कि जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए और ये इसका भी रेजिडेंस इंडिया में होना चाहिए। तीसरा है नोडल ग्रीवियंस ऑफिसर, ये करेगा कि जितनी भी कंप्लेंट आई है उनका डायरेक्टली सॉल्यूशन इस पर्सन को करना होगा और ये भी इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो 3 लोग यहाँ पे अलग से अपॉइंट करने होंगे इनको। और इन सभी प्लेटफॉर्म्स को मंथली कंप्लेंट्स रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें उस मंथ की सारी कंप्लेंट और उनके सॉल्यूशन और उन पर लिए गए एक्शन की पूरी डिटेल देनी होगी। मंथली रिपोर्ट देनी होगी सबको, एक मंथ में जितने भी कंप्लेंट आते हैं उन पे लिए गए एक्शन, ये पूरी रिपोर्ट बना के देनी होगी। जो नेक्स्ट रूल आता है उस पर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। लोगों ने कहा है कि हमारी प्राइवेसी टूट जाएगी और व्हाट्सएप में जो कि हमने देखा है एंड टू एंड
इंक्रिप्शन, तो व्हाट्सएप ने भी इसके बारे में बोला है कि उसकी पॉलिसी है कि वो किसी के इन्फॉर्मेशन को नहीं रीड करता है, तो उसके बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या है वो रूल? इसके अकॉर्डिंग इन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी यानी कि प्लेटफॉर्म ही है जो इंटरनेट और हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं, इनको किसी इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। यानी कि जब भी गवर्नमेंट इनसे उस बारे में पूछती है कि इस कंटेंट का क्रिएटर कौन था, तो उन्हें ये बताना होगा। यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट इस पर क्रिएट हुआ है। बहुत से लोगों ने बोला है कि ये नॉर्मल यूज़र्स की प्राइवेसी को हार्म कर सकता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको क्लियर किया है और ये बोला है कि सिर्फ उन्हीं केसेस में ये इन्फॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म से मांगी जाएगी जबकि कोई कंटेंट या कोई एक्शन इस तरह का है जिस पर उस पर्सन को 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। यानी कि किसी छोटे मोटे क्राइम के लिए, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए ये स्टेप नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। कोई इतना बड़ा स्टेप या इन्फॉर्मेशन है कि उसके लिए उस पर्सन को 5 साल या उससे की ज़्यादा की सज़ा हो सकती है उस केस में, तब ही ऐसे मामलों में ही गवर्नमेंट उस फर्स्ट क्रिएटर के बारे में जानकारी मांगेगी। तो यानी कि जो नॉर्मल यूज़र्स हैं या फिर जो कोई हार्मफुल या इस तरह का कंटेंट पोस्ट नहीं करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी चल रही थी कि अगर आप गवर्नमेंट के बारे में खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं या फिर आपके कॉल्स या मैसेज रिकॉर्ड होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेफ ज़रूर होंगे बट गवर्नमेंट कभी भी उनको नहीं देखेगी, इवन ये प्लेटफॉर्म्स भी उसे नहीं देखेंगे, और आप पहले की तरह अब भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या उनसे सवाल कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये पहले की तरह ही होने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने किसी के खिलाफ़ कोई पोस्ट कर दिया और आपको गवर्नमेंट और पकड़ के ले जाए, ऐसा नहीं। आपका कंटेंट कुछ इस लेवल का है कि जिस पे आपको 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तब ही कोई इस तरह का एक्शन हो सकता है। अच्छा, कौन कौन से मैटर ऐसे हो सकते हैं जिन पे ये सज़ा होती है लोगों को? तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं तो सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे अगर आपने कोई क्वेश्चन या फिर किसी। एंड नेक्स्ट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है जिससे स्टेट्स की सिक्योरिटी को हार्म हो सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, यानी कि या तो इंडिया के स्टेट्स हो सकते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया के, उन पे अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिससे इनको हार्म हो सकता है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो इस पे भी केसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो ऑफ कोर्स आपको इस तरह के कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिर आता है वॉलंटरी कैश वेरिफिकेशन, फिर आता है वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन, यानी कि जो यूज़र्स हैं वो खुद आके अपनी प्रोफाइल्स को वेरीफाइड करवाएं। अभी प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा है कि बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स भी होती हैं जिनसे लोग अब्यूज़िव लैंग्वेज या जो नेगेटिव कंटेंट है वो पोस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो यूज़र्स हैं वो वेरीफाइड होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स पे आए वो सही हो और किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे यूज़र्स को भी सुना जाए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आती है तो जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट आई है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। दूसरी चीज़, इन प्लेटफॉर्म्स को खुद को ये एक सेल्फ सिस्टम बना के अनलॉफुल कंटेंट को, या फिर कोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता है या फिर एक कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर अगर इनको ऑर्डर करता है तो उनको लॉफुल कंटेंट को हटाना होगा। ये रूल्स इफेक्ट होंगे इंडियन गज़ेट में पब्लिश होने की डेट से, यानी कि 25 2021 से ये जो रूल्स इंडिया में इफेक्टिव हो जाएंगे। बस जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए एडिशनल ड्यू डिलीजेंस वाला जो सिस्टम है उसके लिए गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का टाइम दिया है, यानी कि ये टाइम पूरा होता है 25 मई 2021 में। तो इसीलिए ये रूमर्स थे कि 26 मई से शायद ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद हो सकते हैं।
देखिए, इसके बाद बात आती है डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स की। अभी तक बात करी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, अब बात करते हैं डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स। तो इनके लिए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एथिक्स कोड 2021 बनाया है, और ये नियम न्यूज़ पब्लिशर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स सबके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, कोड ऑफ एथिक्स और एक 3 लेयर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनाने के लिए गाइड करता है। तो फर्स्ट तो ये है कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, एक तो जो कंटेंट क्रिएटर है और ये प्लेटफॉर्म है, दोनों इनका सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। ये खुद मॉनिटर करेंगे, खुद उस कंटेंट को रेटिंग देंगे कि ये अंडर 13 है, अंडर 18 है, या सबके लिए यूनिवर्सल कंटेंट है, कंटेंट की कैटेगरी A है या B है, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें ये इनका खुद का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाए हैं। दूसरी चीज़, कोड ऑफ एथिक्स लागू करें, यानी कि जो लोगों की एक नैतिक जो चीज़ें हैं वही लोगों तक पहुँचे, अनैतिक चीज़ों को ज़्यादा एक हाइक ना मिले इससे, क्योंकि आजकल वेब सीरीज़ में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनैतिक हैं और एक समाज में कहीं ना कहीं लोगों के मन में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, तो उस चीज़ को कम किया जाए। और तीसरा आता है 3 लेयर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म, यानी कि ये फिर से वही कि कोई अगर कंप्लेंट है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उस पर एक्शन के लिए एक 3 लेयर मैकेनिज़्म बनाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है कंटेंट का सेल्फ क्लासिफिकेशन, यानी कंटेंट जो भी अपलोड हो रहा है उसका स्वर्गीकरण करना। इसमें 5 कैटेगरी बताई है। एक तो +7, +13, +16, +18 और यूनिवर्सल यानी कि सारे एज ग्रुप्स के लिए वो कंटेंट अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये अपलोडर को और प्लेटफॉर्म को, पहले अपलोडर उसको क्लासिफाई करके फिर ही अपलोड करे और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करें। और जो न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं उनको इंडियन प्रेस परिषद यानी भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता जो जर्नलिज्म कोड है, पत्रकारिता आचरण के जो मानदंड है उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा। इन नियमों के अकॉर्डिंग स्व विनिमयन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन विभिन्न स्तरों के साथ साथ एक 3 लेयर कंप्लेंट ग्रीवियंस मैकेनिज़्म भी इनको बनाना होगा। तो ये जो है वो किस तरह से होगा, लेवल फर्स्ट पे होगा जो प्रकाशक है उसके द्वारा स्व विनिमय यानी कि सेल्फ रेगुलेशन कि वो कंटेंट किस तरह का है, जो प्रकाशक है वो बताएगा। सेकंड लेवल पे आता है प्रकाशकों की स्व विनिमयित संस्थाओं का स्व विनिमयन, यानी कि जो संस्थाएं हैं वो विनिमयन करेगी। थर्ड लेवल पे होगा एक विजिलेंस मैकेनिज्म यानी कि निगरानी तंत्र होगा। तो फर्स्ट जो प्रकाशकों द्वारा स्व विनिमय है तो उसमें है कि प्रकाशक को भारत में एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करना होगा जो खुद को मिली शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह होगा। अधिकारी खुद को मिली हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर फैसला लेगा। स्व विनिमय संस्था क्या है, तो प्रकाशकों की एक या ज़्यादा स्व विनिमय की संस्थाएं हो सकती हैं। ऐसी संस्था की अध्यक्षता उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा और इसमें 6 से ज़्यादा सदस्य हों। इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीयन कराना होगा। यह संस्था प्रकाशक द्वारा आचार संहिता के पालन की देखरेख करेगी और उन शिकायतों का समाधान करेगी जिनका प्रकाशक द्वारा 15 दिन के भीतर समाधान नहीं किया गया है। यानी कि प्रकाशक अगर 15 दिन में उसको समाधान कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर ये स्व विनिमय संस्था उस पर एक्शन लेगी। उसके बाद थर्ड आता है निगरानी तंत्र। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक निरीक्षण तंत्र विकसित करेगा